ओके, सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। उसके पहले हम ये परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो देखेंगे। एनपीआर रूल जो बोलते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखो बुक में अपनी, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एनपीआर, ये उसका डेरिवेशन है। एक्चुअली ये एनपीआर का मतलब क्या है? इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड आर वैकेंट प्लेसेस, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी एनपीआर। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि आपके पास सपोज 3 वैकेंट प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, और आपके पास सपोज 5 लेटर्स हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो इन 5 डिफरेंट लेटर्स को यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो? ये जो फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ फॉर्मेशंस जो होंगे, दैट इज परम्यूटेशन। और ये परम्यूटेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीआर से। क्लियर है ये चीज? और इसका जो फॉर्मूला है एनपीआर का, वो फॉर्मूला ये है, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कंडीशन है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये कंडीशन है कि आर की वैल्यू एन के इक्वल या उससे छोटी होगी और 0 या उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। हो गया? नोट कर लिया? ओके, सो नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 2 पे। पेज नंबर 142 में आपको बुक पे देखेगा थ्योरम 2। थ्योरम की स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू द पावर r। इस थ्योरम को आपको अपनी नोटबुक में लिखना शॉर्ट में। ठीक है, तो लिखो थ्योरम 2। थ्योरम 2, अब क्या लिखो शॉर्ट में, सुनो। permutation of n different objects taken r at a time, repetition is allowed, is equal to n to the power r, is equal to n to the power r। इसको एक एग्जांपल से बताऊं इस थ्योरम को। देखो एक एग्जांपल से समझना। सपोज हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास 5 लेटर्स हैं। सपोज वो 5 लेटर्स है, ABCDE, ये 5 लेटर्स हैं। हम कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते यूजिंग दीज 5 लेटर्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड? तो पहले हमने मेथड क्या देखा था कि फर्स्ट प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 5 वेज। Second place can also be filled by 5 different ways. Third place can also be filled by 5 different ways. So the total number of ways is 5 to the power 3। आया समझ में? अब ये 5 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है। 3 क्या है? नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वही चीज है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 5। हमारे पास r vacant places है, r places are things are taken at a time। ठीक है, so the total number of ways will be n to the power r। समझ में आ गया ये कब और कैसे अप्लाई करना है? कंडीशन इज when the repetition is allowed। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखना, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। नोट करके लिख लेना, मुझे ये दिख नहीं रहा एक्चुअली वो स्टेटमेंट पर्टिकुलर, या आगे कहीं पर है, एक बार मैं देख लेता हूं।
इसमें नहीं है एक्चुअली। तो आप नोट करके एक और स्टेटमेंट लिख लेना, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, नोट लिख लेना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects taken are at a time when repetition is not allowed is equal to NPR is equal to NPR। ठीक है, तो जो थ्योरम 2 है और जो अभी मैंने स्टेटमेंट नोट करके लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सारी चीजें एज इट इज है, यहां पर भी n ऑब्जेक्ट्स है, टेकन आर एट ए टाइम है, बट क्या है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो नंबर ऑफ परमिटेशन कैसे निकलेगा? एनपीआर से। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो कैसे निकलेगा? n टू द पावर r से। समझ में आया? सेम एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूं, 3 वैकेंट प्लेसेस हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5, r की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो नंबर ऑफ परमिटेशन क्या हो जाएगा? 5p3। समझ में आया ये चीज? अब एनपीआर का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखने बोला था, क्या था एनपीआर का फॉर्मूला? बताओ क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, चलो ऐसे ही रहने देते, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा। 2 फैक्टोरियल कटेगा और क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 जो भी आएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? 5 4 60, तो क्या आ जाएगा? 60। समझ में आया ये चीज? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। ओके, अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना, यहां पर ये जो हमने मेथड यूज किया ना 543, ये एक्चुअल में वही मेथड है जो हम बिना फॉर्मूले के पहले यूज करते थे। पहले हम क्या करते थे? 3 वैकेंट प्लेसेस बनाते थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले के पास 5 ऑप्शंस, दूसरे वाले के पास 4 ऑप्शन, तीसरे वाले के पास 3 ऑप्शंस, और मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी चीज को यहां पर फॉर्मुलाइज कर दिया गया है 5p3। फर्दर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमको वही मिल रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 2 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए 2 डिफरेंट कंडीशंस के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट लिखना थ्योरम 3। थ्योरम 3, थ्योरम 3 है, number of permutation of n objects where p objects are of same kind and rest are different is equal to this। ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लो। the number of permutation of n objects where p objects are of same kind and this, इसको नोट करना एक बार। नोट किया इसको सभी ने? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मान लो आपको एक वर्ड दे दिया गुड, ठीक है, और बोल रहा है कि गुड, इस वर्ड के लेटर से कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं? ठीक है, इस वर्ड के लेटर से कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं? तो इस केस में हमारे पास n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 4, 4 लेटर्स है। लेकिन
P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो है। ये O जो है एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, तो यहां पर P की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 2। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे अगर हमको ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या आ जाएगा? 12। तो 12 डिफरेंट वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं जो कि इन गुड जो है इस वर्ड के लेटर से बनेंगे। क्या ये समझ में आया? या कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो। क्लियर? ओके। थ्योरम 4 जो है ना, वो एक्चुअली इसी का एक नेक्स्ट स्टेज है। अब अगर मान लेते थ्योरम 4 में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, एंड सो ऑन अप टू pk are of kth kind, and rest, if any, are of different kind, then it is given by this। जैसे कि इस चीज को मैं समझाता हूं। मान लो ये एक वर्ड है अलाहाबाद। अलाहाबाद एक वर्ड है। वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर फ्रॉम दिस वर्ड अलाहाबाद। तो अलाहाबाद ये जो वर्ड है, इसमें कितने लेटर से पहले उसकी काउंटिंग करो? n। कितने लेटर से काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स है। अब कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? एक तो L रिपीट हो रहा है। L कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो उसको हम P1 ले लेंगे। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। समझ में आया? किसके लिए? L के लिए। और कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? ए भी रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं P2 कंसीडर कर लेता हूं। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई? ए कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स। तो P2 की वैल्यू हो गई 4 फॉर ए। और कोई सा लेटर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आया ये चीज? मतलब यहां पर N P1 और P2 मिला। हो सकता है अगर कोई और रिपीट होता तो वो P3 होता, और कोई होता तो वो P4 होता। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आप सिंपली क्या कर दोगे? उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल, मतलब कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो समझ में आ गया ये कब और कैसे अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला? तो टोटल 4 फॉर्मूले हैं। 4 मैंने जो पॉइंट्स अभी आपको नोट डाउन करवाए। अच्छा, इसको नोट डाउन नहीं किया ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है? फिलहाल आप ये चीज बस लिख लो और स्पेस छोड़ दो अपनी नोटबुक में। आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? ये चारों चीजें याद रखना है आपको, कब कौन सी चीजें अप्लाई होने वाली। किसी को कुछ डाउट? वरुणी एंड वंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एग्जांपल 9। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। तो एग्जांपल नंबर 10 देखना सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है? हमको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। कौन से डिजिट से? 1 से लेके 9 तक के डिजिट से। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो n मतलब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? 9 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। 9 नंबर्स है 1 से लेके 9 तक। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग एट ए टाइम मींस आर। हाउ मेनी आर टेकिंग एट ए टाइम? दैट इज 4, because we are forming 4 digit number, so r is equal to 4। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होता तो क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन का? एनपीआर। समझ में आया? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू पुट कर दो। सो 9p4 इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया।
फर्दर सॉल्व करके आप ये वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। एग्जाम्पल 10 अपनी नोटबुक में लिख लो। एग्जाम्पल 10 आपको ये अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, होमवर्क रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला है हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 if repetition of digit is not allowed। ठीक है, तो अब यहां बोल रहे हैं 100 और 1000 के बीच में आने वाले कितने नंबर्स हम बना सकते हैं इन सारे डिजिट से जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक चीज क्लियर है कि 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे। सो वी हैव 3 वैकेंट प्लेसेस और वी कैन से r is equal to 3। क्लियर? सेकेंड जो चीज है वो ये कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनिशियली हमारे पास कितने, काउंट करो कितने हैं, कितने हैं? 6। ठीक है, सो बताओ नंबर ऑफ परमिटेशन क्या होगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बताओ नंबर ऑफ परमिटेशन क्या होगा? हाँ, 6p3 ये होगा। लेकिन इसमें गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया देन इट इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसमें हमको वो वाले कंडीशंस माइनस करने पड़ेंगे जब फर्स्ट प्लेस पे 3 आएगा, सॉरी जब फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा। तो इसमें हम माइनस कौन से केसेस करेंगे? जब फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा वो वाले केसेस। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा? तो फर्स्ट प्लेस पे हमने एक नंबर फिक्स कर दिया 0। अब हमारे पास सेकंड प्लेसेस कितने हो गए? 2। अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स कितने हो गए? 4। सो अब जो नंबर ऑफ परमिटेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा? 5p2, सॉरी 5 नहीं, हाँ 5 ही होगा ना, हाँ सॉरी 5p2। आया क्या समझ में? ये 5p2 किसका परम्यूटेशन है? ये उन 3 डिजिट नंबर्स का परम्यूटेशन है जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, और ये क्या है? ओवरऑल है। ठीक है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेंगे? वो सारे 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे जो कि इन नंबर से बनाए जा सकते और इनके बीच में आएंगे। आया क्या समझ में? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा चेहरे में। आ गया समझ में? और बाकी बच्चों को बताओ, वरुणी एंड वंशिका। यस सर। ओके, सो इसको नोट डाउन करो, कैलकुलेट करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ, हम बुक के आंसर से मैच करेंगे। क्या आ रहा है? 100 आ रहा है? सर 100। ओके, 100 आ रहा है ना? यस सर। करेक्ट, 100। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाला था। अभी जो मैंने तरीका बताया ना वो थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लग रहा होगा। इसके पहले हमने इसी क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व किया है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने 3 वैकेंट प्लेसेस बना दिए, फर्स्ट प्लेस पे डिजिट को फिक्स कर दिया, नहीं सॉरी, फर्स्ट प्लेस पे हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस चूज किए। कितने ऑप्शन होंगे फर्स्ट प्लेस के पास? 5 ऑप्शंस होंगे। क्यों 5 ऑप्शंस होंगे? क्योंकि 0 नहीं हो सकता। सेकंड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस होंगे?
अगेन 5 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एक ऑप्शन यहां पर यूटिलाइज हो चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और थर्ड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस होंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा? 100। याद आया हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे। तो ये अप्रोच जो थी ना, वो डायरेक्ट अप्रोच थी, मतलब हम उसमें ना कोई थ्योरम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे, वो भी करेक्ट है। यहां पर हम परम्यूटेशन और फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आए ये चीज? तो आपको दोनों में जो कंफर्टेबल लगे वो अप्लाई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल 12 जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे साथ में। चलो एग्जाम्पल नंबर 12, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, मेरे साथ में सॉल्व करना है आप लोगों को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। यहां कंडीशन गिवन है n इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, n 4 से बड़ा है ऐसा बोल रहा है। ओके, चलो क्या करें, कैसे सॉल्व करें बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप बताओ। फॉर्मूला एक्सपांड कर देते एनपीआर को। एनपीआर का एक्सपेंशन क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 5 फैक्टोरियल। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा? 42 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं उनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया और ये इधर गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये स्टेप भी क्लियर सबको? अब क्या करें बताओ। कोई ट्राई कर रहा है कोई आंसर करने के लिए तो बताओ, अदरवाइज मैं बताता हूं। चलो मैं बताता हूं। n माइनस 3 और n माइनस 5 दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा है ना, क्योंकि माइनस 3 मतलब उसमें से कम चीज माइनस हो रही, माइनस 5 मतलब उसमें से ज्यादा माइनस हो रहा है। सो क्लियरली n माइनस 3 बड़ा नंबर है। तो n माइनस 3 को हम छोटा करके n माइनस 5 बना सकते। कैसे? फैक्टोरियल से n माइनस 3 को बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल से n माइनस 3 को बाहर निकाल लो, तो क्या बच जाएगा? फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? नहीं समझ में आया? चलो 5 फैक्टोरियल अगर है तो अगर मैं 5 को फैक्टोरियल से बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर n फैक्टोरियल है, अगर n को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 को अगर मैं फैक्टोरियल से बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा। मतलब देखो, जिस भी नंबर को फैक्टोरियल से बाहर निकाला जाता है तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचता है? माइनस 1 ऑफ दैट। जैसे n को अगर मैं फैक्टोरियल से बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। समझ में है? तो अगर मैं यहां पर n माइनस 3 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल रहा हूं तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? n माइनस 3 माइनस 1, ये बचेगा। क्या ये चीज समझ में आई? दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा? 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फर्दर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा? n माइनस 1 n माइनस 4 फैक्टोरियल,
ये देखो, ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी के जो अभी मैंने लिखे। क्या ये आपको समझ में आ गए? तो मुझे नेक्स्ट स्टेप समझाना। अगर मैं n-4 फैक्ट को फैक्टोरियल नोटेशन से बाहर निकालता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, बताओ मुझे। क्या बच जाएगा यहां पर? n-5 बचेगा। आया क्या समझ में? ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन हमने क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम टाइप के फैक्टोरियल नोटेशन मिल जाए, n-5 n-5 फैक्टोरियल, सो दैट वो कैंसल आउट हो जाए और ये फैक्टोरियल का झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, अब आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल रही है, आप उस सिंपल इक्वेशन को लेके सॉल्व करो और n की वैल्यू निकालो। वंशिका, वरुणी दोनों को समझ में आ गया ये दो तीन लास्ट के? Yes, sir. ओके। सो अल्टीमेटली हमारे पास n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42, ये इक्वेशन बनी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n² माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। फर्दर इट विल बी n² माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सेम आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? -10n प्लस 3n इसमें स्प्लिट होगा। -30 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर पेयर बनाएंगे और उसके बाद कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट पेयर में से n कॉमन निकलेगा, n-10 बचेगा। सेकेंड पेयर में से 3 कॉमन निकलेगा, n-10 बचेगा। और आगे सॉल्व करने के बाद आपको n की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, एक n की वैल्यू होगी 10 और दूसरी n की वैल्यू होगी -3। n की वैल्यू -3 नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में गिवन था कि n इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन गिवन है ना। सो n इज इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया सबका तो। सबसे पहला स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो, वो बेटर रहेगा, है ना। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं भी कर रहे हो सीधा वैल्यू पुट करो तो भी अल्टीमेटली बाद में तो करना ही पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू np4 इज इक्वल टू 5 इंटू n-1 p4। तो लेफ्ट साइड में जब एक्सपांशन करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, हाँ यही होगा ना, n-4 फैक्टोरियल। राइट साइड में करोगे तो 5 इंटू ये होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा डिनोमिनेटर, n-1 -4 फैक्टोरियल।
मतलब n-5 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। अब यहां तक तो सबने कर लिया होगा, इसके बाद वाला स्टेप बताओ क्या करना है। लेफ्ट साइड में हम ये n -1। फैक्टोरियल, हाँ करेक्ट, इस n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख देंगे, समझ में आ गया। और डिनोमिनेटर वाले में भी n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल लिख देंगे, समझ में आया। राइट साइड विल रिमेन सेम। अब टर्म्स कैंसल आउट होंगी, n-1 n-1 फैक्टोरियल और n-5 n-5 फैक्टोरियल वाली टर्म्स कैंसल आउट, तो हमारे पास यहां पर क्या बच जाएगा, 3n अपॉन n-4, और राइट साइड में बचेगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके बाद n-4 को इधर, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3n इज इक्वल टू 5 टाइम्स n-4। सॉल्व करो, n की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ 10 आ रही है। ओके, मैंने कुछ गलती की क्या, हाँ ये 5 4 20 होगा, ओके हाँ, सो सॉल्व करने पे n इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको करना, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इरेज कर रहा हूं इसको मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ही है, एग्जांपल 13, अगेन इंपॉर्टेंट है, साथ में सॉल्व करो। सो यहां पर r फाइंड आउट करना है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड है 5 4 p r इज इक्वल्स टू 6 5 p r -1। तो एक्सपांड कर देते हैं, बताओ लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, करेक्ट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। राइट साइड क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, 5 माइनस ऑफ r-1। इसको केयरफुली करना, नहीं तो गलत कर दोगे, है ना। न्यूमरेटर में मैंने एक सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा ये सब सिंप्लीफिकेशन के बाद, हाँ 6 माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा, समझ में आया ना। अब यहां पर ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 5 और ये 5 भी कट जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल, और राइट साइड में हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
मतलब एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये तो पता है कि आपको फैक्टोरियल नोटेशन हटाना है, उसके लिए कैंसल आउट करना है लेफ्ट और राइट वाले फैक्टोरियल्स को, मतलब ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को कुछ ना कुछ करके कैंसल आउट करना है। कैंसल करने के लिए दोनों को सेम फैक्टोरियल्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब सेम फैक्टोरियल्स के फॉर्म में लाने के लिए हम कौन से साइड को सिंप्लीफाई करें कि वो सेम फॉर्म में आए, लेफ्ट की राइट? So left. करेक्ट, लेफ्ट। तो लेफ्ट में से मैं 6 माइनस आर अगर बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? 6 माइनस आर माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा वो? 5 माइनस आर हो जाएगा। और अगर मैं 5 माइनस आर भी बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बच जाएगा फैक्टोरियल के अंदर? 4 minus r. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स 4 माइनस आर फैक्टोरियल। करेक्ट। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो काफी चीजें इजी होगी। फिर ये दोनों टर्म कैंसल आउट, फिर आपके पास एक आर वाली इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आर की 2 वैल्यूज मिलेंगी। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। सो इक्वेशन बताओ क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर की। आर स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। वरुणी वंशिका, सेम आ रहा है इक्वेशन? Yes, sir. ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट होगा? -8r -3r। फर्दर सॉल्व करना और r की 2 वैल्यूज मिलेंगी, बताओ क्या क्या है। r इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 3। क्या दोनों सही है या कोई एक सही है? बताओ। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो और आपके ऑप्शंस इस टाइप के हो, 8 3 8,3 नन ऑफ दीज, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? ए बी सी डी। Sir, C. ऑप्शन सी 8 3, नहीं ये गलत है। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में जाना। अपनी नोटबुक में ना मैंने आज की क्लास स्टार्ट जब किए थे तो मैंने एनपीआर का एक्सपांशन सबसे पहले लिखने बोला था। क्या लिखा था एनपीआर का एक्सपांशन, बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाजू में कॉमा करके एक कंडीशन थी जो मैंने आपको बोली थी, इसको समझाया था कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू n। ये कंडीशन याद है? इस कंडीशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि r जो है वो n से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। r क्या होता है? r होता है वैकेंट प्लेसेस, n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो हमेशा वैकेंट प्लेसेस जो है वो कम होंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के या इक्वल होंगे। तो इसलिए यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट वाले केस में, देखो इसको ध्यान दो, यहां पर यहां n की वैल्यू क्या है? 4 है। समझ में आ रहा है? तो r की जो वैल्यू है वो 4 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसलिए 8 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट होगा और r इज इक्वल टू 3 वो क्या होगा? करेक्ट होगा।
तो ये Yes, चीज sir. ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ही है, मेरे ख्याल से अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से टफ है, तो उससे बेटर है हम कुछ एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज का सबसे पहले क्वेश्चन 6 और 7 ये आप लोग सॉल्व करो और मुझे सॉल्व कर करके बताओ, फिर मैं आगे बाकी स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले। Sir, your screen is not visible. कि जस्ट शेयर किया है अभी। क्वेश्चन तो आप लोगों को विजिबल है ना, आपकी बुक में होगा क्वेश्चन। अभी Yes. स्क्रीन आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट किसी का बना क्या? क्या रहा है? एन इज इक्वल्स टू 9। ओके, मयंक, वंशिका, अक्षिता, तुम तीनों को बन गया, वंशिका बन गया। ओके, और वरुणी एंड वंशिका। सर मेरा भी 9 आ रहा है। ओके, ये अभी किसने बोला 9 आ रहा है? सर वरुणी। ओके, और वंशिका ऋषिकर आपका Yes, sir. बन गया 9 या? are. अच्छा, बन गया, ओके, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 स्टार्ट करना।
तो 7th का फर्स्ट आंसर क्या है? So 3. R is equals to 3. करेक्ट, R इज इक्वल टू 3। और किसी का आया? Yes, sir. 3. ओके, करेक्ट। अक्षता, कुछ प्रॉब्लम? बैंक आ गया ना? देख सामने सॉल्यूशन, बता कहाँ गलती की है। क्वेश्चन गलत नोट किया गया? कहाँ पर गलती? हो गया? सेकंड बनाओ, 7th का सेकंड। हाँ बता मयंक। अच्छा, So हम्म, सर 7th का सेकेंड का R is equals to 4 आ रहा है। हम्म, करेक्ट। देखो, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में, तो क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये 2 हटा दो। 2. तो वही किया है मैंने, पूरे सॉल्यूशन में 2 हटा दिया। समझ रहे हो? तो जो राइट साइड में पहले 12 आ रहा था ना, अब उसकी जगह 6 आने लग गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी ना, वो थोड़ी सी चेंज हो गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करोगे तो फर्दर आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए हैं अच्छे से। अब हम आते हैं फिर से वर्ड प्रॉब्लम में। इरेज कर दूं? Yes. वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अपने बुक में एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? आंसर क्या होगा? सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मेरी बात ध्यान से समझना, 3 डिजिट नंबर मतलब 3 वैकेंट प्लेसेस। 3 वैकेंट प्लेसेस, इट मींस वी आर टेकिंग ओनली 3 डिजिट्स एट ए टाइम, दैट इज आर। सो दिस पार्ट इज आर। सो यहां पर आपको गिवन है आर इज इक्वल टू 3 using the digits 1 to 9. So the total number of objects available to us is 9. N is equals to 9. Repetition is allowed or not? No digit is repeated. Repetition is not allowed. So the number of permutation is NPR. So it is 9P3. समझ में आ गया? फर्दर इसको आप सॉल्व करना है बस। 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। समझ गए? 9 - 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल। और सॉल्व कर लो, आपको आगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हो गया तो Sir, it comes 504. 504 यही आ रहा है। ओके, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? How many 4 digit number are there with no digit repeated? So समझते हैं, ये 4 digit हो गए हमारे पास। ठीक है, 4 digit, no digit repeated। ठीक है, so NPR वाला फॉर्मूला यूज होगा। डिजिट्स कितने होते हैं? कितने डिजिट्स होते हैं? बोलो ना, कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। हाँ बोल, रुक जा 5 मिनट और। ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं। 0 to 9 टोटल देयर आर 10 डिजिट्स। ओके, सो वी हैव n is equal to 10, r is equal to 4. Clear? So the number of permutation is given by NPR. तो क्या ये करेक्ट होगा 10P4? नहीं, ये इनकरेक्ट होगा, बिकॉज वो वाला पार्ट जो फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 फिक्स कर दे तो उस केस में कितने डिजिट्स हो रहे हैं उसको कितने नंबर्स हो रहे हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो 10P4 टोटल परमिटेशन निकालेंगे, माइनस क्या आएगा ये बताओ? माइनस 9P3। समझ में? क्योंकि जब आपने यहां पर 0 फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ परमिटेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 9P3 हो जाएगा। तो माइनस 9P3 और इसका कैलकुलेशन कर लेना। समझ गए? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक बच्चे का एग्जाम है, थोड़ा मुझे उसके साथ डिस्कस करना है। ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला था टाइमिंग का। तो केमिस्ट्री और मैथ्स एक ही दिन कर देते हैं, जिससे आप लोगों की टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि 3 दिन ही आना पड़े, कम दिन आना पड़े। फिजिक्स तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो क्या ऐसा कर दे कि केमिस्ट्री को 7 to 8 ये चल रहा है, 7 to 8 कर सकते हैं? आ सकते हो 7 to 8? मतलब ऐसा 6 to 7 मेरा, 7 to 8 केमिस्ट्री का चल जाएगा ना? कंफर्टेबल है? ठीक है, तो 2 ऑप्शंस रहेंगे। या तो ऐसा रहेगा कि 6 to 7 मैथ्स, 7 to 8 केमिस्ट्री। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 5 to 6 मैथ्स एंड 6 to 7 केमिस्ट्री।
दोनों में से जो भी है मैं एक बार आकाश सर से कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन अब आपको सिर्फ 3 दिन आना पड़ेगा टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और दोनों क्लासेस हो जाएंगी मैथ्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स की क्लास MWF रहेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड पे रहेगी। ठीक है, वंशिका एंड वरुणी, ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आपको कन्वे कर दूंगा। थैंक यू।